अगले दिन कक्षाओं का समय आ गया और सभी छात्र अकादमी चले गए। प्रोफेसर विंसी मॉर्ग्यू कुछ हद तक नाराज थे। प्रोफेसर के बगल में एक टेबल थी जिस पर वेनम्पियन नामक एक विशाल बिच्छू की लाश पड़ी थी। उन्होंने अपनी बाहें क्रॉस की और पूछा कि रिपोर्ट किसने लिखी है। विकर, जो एक हाथ से नोटबुक पकड़े हुए थे, मंच पर आए और संकेत दिया कि उन्होंने ही रिपोर्ट लिखी है। विकर की रिपोर्ट के अनुसार वेनम्पियन के पास एक दूसरा डंक था जिसे किसी ने बिच्छू के जहर में नहीं खोजा था। प्रोफेसर को लगा कि यह किसी तरह का मजाक है, इसलिए उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर जानकारी झूठी निकली तो वे आई स्कोर के सभी सदस्यों से 10 अंक काट लेंगे। विकर लिखित मूल्यांकन में पहले स्थान पर आए थे और शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या वे समझ गए हैं कि वे क्या कहना चाहते थे। विकर, जो एक हाथ से लाल नोटबुक पकड़े हुए थे, को पसीना आने लगा और वे कुछ हद तक भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि यह बताना गलती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जानकारी का इस युग में भी पता नहीं चल पाया है। विंसी मॉर्ग ने एक स्कैल्पेल निकाला, विशालकाय बिच्छू की लाश के पास पहुंचा, उसे देखने लगा और मुस्कुराते हुए ये जांचने का फैसला किया कि क्या वाकई धड़ के खोल में दूसरा डंक छिपा है। उसने सटीकता से स्कैल्पेल को बिच्छू के पेट तक पहुंचाया और साफ काटने के बजाय उसने स्कैल्पेल को जोर से मारा, जिससे खून बाहर की ओर बहने लगा। उसी समय बिच्छू के पेट से कोई नुकीली चीज प्रोफेसर की ओर निकली, जिससे प्रोफेसर ने स्कैल्पेल को नीचे गिरा दिया और कई कदम पीछे हट गए। कक्ष में मौजूद सभी छात्र अवाक और सदमे में थे। वास्तविकता ये थी कि विकर की रिपोर्ट सही थी, क्योंकि बिच्छू के पास वाकई दूसरा डंक था। जहर से भरा डंक प्रोफेसर के चेहरे के ठीक सामने था। उसने लार निगल ली, उसे देखने लगा और खुद को भयभीत होने से नहीं रोक सका और उसे पसीना आने लगा। डंक के इतने करीब होने के कारण प्रोफेसर अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे डर लगने लगा। डंक के प्रोफेसर को छेदने से ठीक पहले विकर प्रकट हुआ और लाल नोटबुक का उपयोग कर रहा था। उसने डंक को रोक दिया था। उसने विष का निरीक्षण करना शुरू किया और विंसी मॉर्ग से पूछा कि क्या इससे उसकी रिपोर्ट की प्रामाणिकता प्रदर्शित होती है। विंसी मॉर्ग हैरान रह गया और उसे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे पसीना आने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में दूसरा डंक था, नहीं यह कि एक साधारण छात्र वेनम्पियंस के बारे में कैसे जानता था। और उसने एक महान खोज की थी जिसने मृत्यु के रहस्यमय मामलों को सुलझाया था। अब जबकि विकर की रिपोर्ट सही थी, उसने आई स्कोर के सभी छात्रों को 1 अंक देने का फैसला किया। जहां तक विकर का सवाल है, प्रोफेसर ने उसे इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कक्षा के बाद प्रयोगशाला में आने को कहा। वह शांत रहा और धीमी आवाज में समझकर जवाब दिया। सभी छात्र हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसे छात्र ने ऐसी खोज की है। प्रोफेसर, जो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, फिर से टेबल के पास गया और स्टिंगर की जांच करने लगा। विकर मंच से उतर गया, प्रोफेसर की तरफ पीठ करके अपनी टेबल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सबकी नज़र हमारे लड़के पर टिकी थी। उन्हें नहीं पता था कि वह ऐसा शोध कैसे कर पाया। सभी को लगता था कि वह खेलकूद में अच्छा है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह पढ़ाई में भी अच्छा होगा। वह प्रभावशाली था क्योंकि पिछली तैराकी प्रतियोगिता में उसने ट्यूडर और सांचो के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा की थी। विकर अपनी सीट पर पहुंचा और अपने हाथ से अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाकर बैठ गया। पिग्गी ने उसे देखना शुरू किया और खुद को मुस्कुराने और ये देखकर खुश होने से नहीं रोक पाई कि वह सफल हो गया है। जैसे ही सूर्य की किरणें कक्षा में प्रवेश कर रही थीं, विकर खोई हुई नज़र से जमीन को घूरने लगा। चश्मे के पीछे छिपे छात्रों के अनुसार और उसके बाल अविश्वसनीय थे। पहले तो विकर चुपचाप देखता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कल के विस्फोट को याद करने लगा। कल का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने अनाथालय के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया और फिर सब कुछ राख में बदल गया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने विकर को भी प्रभावित किया, जिसने अपना एक हाथ, अपना चेहरा और अपने शरीर की कई मांसपेशियां खो दी थीं। लेकिन पुनर्जनन का उपयोग करने के बाद से उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया।
जब उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने किसी भी अन्य संभावित हमले से खुद को बचाने के लिए अपने हाथों को आगे कर लिया। वह सदमे में था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था। वर्तमान में वापस आकर उसने अपनी आंखें खोलीं और विस्फोट से ठीक पहले एक फिबो के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह कमीना गायब हो गया था। अनाथालय के निदेशक की तिजोरी से उसे केवल लेखा पुस्तिका ही मिली थी। अनाथालय शहर के बीच में स्थित था। उसे जो पुस्तकें मिली उनमें से एक में उन बच्चों के ठिकाने के बारे में जानकारी थी जिन्हें राक्षसों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चूंकि वहां कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उसने अनाथालय के निदेशक की तिजोरी से लेखा पुस्तिका प्राप्त की। उस जगह पर यह भी संभव था कि शाही महल में 10 से ज्यादा कुलीन लाशें हों। चांदनी के बीच में एक आदमी घर की छत पर चढ़ गया। यह आदमी अकादमी की वर्दी पहने हुए था और वह अनाथालय के निदेशक के शरीर को उड़ाने के लिए जिम्मेदार था। वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचा कि उसने रात के शिकारी कुत्ते के साथ काम खत्म कर दिया है। वर्तमान में वापस विकर की आंखें भूख से भर गईं और उसने दूसरे छात्रों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कक्षा में एक राक्षसी उपस्थिति थी और संभावना थी कि 10 कुलीन लाशों में से एक हो सकती है। अकादमी का एक अखबार था जो शाही राजधानी में भी मशहूर था। इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। रोजाना प्रकाशित होने वाले अखबार हमेशा तेजी से बिकते थे। ऐसा एक भी छात्र नहीं था जिसने अखबार न खरीदा हो। उसी समय अकादमी के पत्रकारिता क्लब रुकियन में एक महिला जमीन की ओर देखने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि तीसरे वर्ष की छात्रा और रुकियान की अध्यक्ष डोलोरिस रनकोविडीज थीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, दूसरे हाथ को एक तरफ बढ़ाया और एक रोमांचक नज़र से रुकियान में सभी का स्वागत किया। पत्रकारिता क्लब छात्रों से भरा हुआ था। डोलोरिस ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया। वे रुकियान में शामिल हो गए थे, जिसकी प्रतिष्ठा कठोर होने के लिए थी। ये दर्शाता है कि वे कितने दृढ़ थे। उसने परिचय के साथ शुरुआत करने का फैसला किया। अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र ट्यूटर ला मंचा डॉन क्विक्सॉट क्लब में शामिल हुए। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मुस्कुराते हुए उल्लेख किया कि शैक्षणिक कार्य और क्लब में वह एक ऐसा अभिजात वर्ग बनने की योजना बना रहा है जो सब कुछ अच्छी तरह से करता है। सांचो बर्ट्रिया भी क्लब में शामिल हुए, दृढ़ निश्चय के साथ। उन्होंने उल्लेख किया कि वह नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें केवल एक मजबूत मूर्ख समझें। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए पत्रकारिता क्लब में शामिल हुए थे। सिंक्लेयर भी क्लब में शामिल हो गई। उसने अपनी उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ बताया कि वह ये सोचकर क्लब में शामिल हुई थी कि यहाँ की जानकारी बेहतर है। बियांका पोशर भी क्लब में शामिल हो गई। उसने क्लब में से वह क्लब चुना था जिसमें भविष्य के लिए ज्यादा दूरदृष्टि थी। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही थी। पिग्गी टमाटर की तरह घबरा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पागलों की तरह पसीना आने लगा। शुरू से ही उसे जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना पसंद था। उसका मानना था कि पत्रकारिता क्लब ही उसका पेशा है। विकर शांत रहा और उसने बताया कि उसने सुना था कि क्लब में शामिल होना स्कूल का नियम है, इसलिए इस कारण से उसने पिग्गी का अनुसरण करने का फैसला किया था। उसकी आंखें बता रही थीं कि उसके पास कुछ और ही योजनाएं थीं। रुकाइन एक पत्रकारिता क्लब था जो अकादमी के अंदर और बाहर दोनों जगह मशहूर था। अगर वह यहाँ रहता तो उसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। हालांकि यह थोड़ा असहज था क्योंकि संत यहाँ थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। डोलर्स ने अपने हाथों को कमर पर रखा हुआ था और गंभीर भाव से विकर के पास आकर समझाया कि वह इस तरह के उत्साहहीन रवैये के साथ रुकाइन के लिए रिपोर्टर नहीं बन सकता। उसके बगल में बैठी लड़की और उसका हाथ उसकी थोड़ी के नीचे था। विकर को देखकर कुछ हैरान हुई। उसने एक अखबार निकाला, संत को एक तरफ धकेला, विकर के सामने खड़ी हो गई और वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति उनके क्लब में आएगा, जिससे संत हैरान रह गई। मैच के बाद विकर की पसीना पोंछते हुए तस्वीर इतनी मशहूर हुई कि वह अखबारों में भी छपा।
जिसका नाम फेशियल जीनियस रखा गया। ट्यूडर ने अपनी उंगली से अखबार की ओर इशारा करना शुरू किया। अपना सिर उसकी ओर घुमाया, अपनी आंखें बंद कीं और विकर पर हंसना शुरू कर दिया, जो बिना कुछ कहे बस चुप रहा। डॉलर्स ने उलझन भरी नज़र से लड़की को देखना शुरू किया और पूछा कि ऐसा लेख कब आया था। इस लड़की का नाम अन्ना था और वह रुकायन की उपप्रधानाचार्य तीसरे वर्ष की छात्रा थी। वह हंसने लगी और उसने बताया कि उसे एक नए सुंदर छात्र के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। अगर वह इसे प्रकाशित नहीं करती तो वह खुद को रिपोर्टर नहीं मान सकती। डॉलर्स ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और वह कुछ हद तक निराश महसूस करने लगी। अन्ना ने एक हाथ अपने कूल्हे पर रखा, दूसरे को बगल में बढ़ाया और क्लब में शामिल होने वाले सभी छात्रों ने एक क्षैतिज रेखा बनाई। इस तथ्य के कारण कि अन्य सभी दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्र रिपोर्ट करने गए थे, अन्ना ने आज यहाँ मौजूद लोगों के साथ गतिविधियां शुरू करने का फैसला किया। एक्स दिन, एक्स महीने, सुबह सुबह एक घटना होती है जहां एक रहस्यमय अजनबी प्रकट होता है और अनाथालय को नष्ट कर देता है। सभी एक मेज पर बैठ गए और रिपोर्ट पढ़ने लगे। पिग्गी ने पूछा कि क्या ये कल हुआ विस्फोट था, जिस पर डॉलर्स ने जवाब दिया कि हाँ। घटना के दिन वह अकादमी से चली गई थी और कुछ रिपोर्टें बना चुकी थी। शांत भाव से अन्ना ने बताया कि उन्हें लगता है कि इस मामले में अपराधी वही है जो हाल ही में इंपीरियल राजधानी में हुई हत्या के मामले का अपराधी है। चौंकाने वाली बात ये थी कि कई बच्चों की इस अनाथालय में बच्चे मिले थे। पिग्गी, जो दोनों हाथों से रिपोर्ट पकड़े हुए था, उसकी ओर देखने लगा और वह पसीने से तरबतर हो गया और कुछ हद तक चौंक गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा, फुसफुसाने लगा और विकर से पूछा, जो उसके बगल में बैठा था, कि क्या ये भी किसी राक्षस का काम है। विकर, जो रिपोर्ट पकड़े हुए था, उसे देखने लगा और उसे लगा कि लड़के और लड़की के शरीर राक्षस का काम है। एना ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपनी कोहनी को मेज पर टिकाया और मुस्कुराते हुए सोचा कि सभी को इस लेख का शीर्षक तय करना चाहिए। डॉलर्स ने रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया और वह उदास महसूस करने लगी। सभी ने कुछ पेन लिए और लेख के लिए शीर्षक लिखने लगे। बियांका ने दोनों हाथों से रिपोर्ट ली क्योंकि उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसका ध्यान आकर्षित करे। ट्यूडर, जो उसके सामने बैठा था, ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और अनिश्चित नज़र से पूछा कि उन्हें अभी भी खलनायक का नाम क्यों नहीं पता है। निर्दयी अपराधियों को बुचर ऑफ ह्यूमंस और ब्लूबर्ड जैसे उपनाम मिले। एना को लगा कि ट्यूडर की राय अच्छी है। ये सुनकर वह बहुत उत्साहित हो गया और उसने मास्टर डार्क ऑफ द स्वॉर्ड नाम सुझाया। लेकिन उसने कहा कि यह नाम सबसे बुरा है, जिससे बेचारा ट्यूडर उदास हो गया। उसने कई खलनायकों की कल्पना करना शुरू कर दिया और सबसे पहले बॉम्बर नाम सुझाया जो दुर्भाग्य लाता है। लेकिन एना के अनुसार यह बहुत लंबा था। फिर ट्यूडर ने अनाथालय हत्यारा और श्री नाम सुझाए। आतंकवादी। जब सभी बात कर रहे थे तो डॉलर्स ने चुपचाप एक रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। कई सेकंड बाद उसने अपना मुंह खोला और नाइट हाउंड का नाम बताया। उसे विकर का मुखौटा याद आने लगा। घटनास्थल पर उसने जो मुखौटा उठाया था वह स्पष्ट रूप से नाइट हाउंड का था। वह नहीं जानती थी कि वह वहां क्यों था। विनम्रता जो प्रतिष्ठा या धन का घमंड नहीं करती। उसने हाशिए के इलाकों में रहने वाले अपने पड़ोसियों के साथ भी ईमानदारी से व्यवहार किया था जो लाल मौत से पीड़ित थे। कम भाग्यशाली लोगों के प्रति वह प्रेम और भक्ति वास्तविक थी। इस कारण से उसने सोचा था कि संत के आंसू चुराना एक महान कारण था। एक उदास नज़र के साथ वह सोचने लगी कि वह कल आपदा के स्थान पर क्यों था। अब उसे संदेह था कि क्या उसने अनाथालय के निदेशक और बच्चों को मार डाला था। खोई हुई नज़र से वह जमीन पर देखने लगी। उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया था। वह कोई खलनायक नहीं था। अगर अपराधी नाइट हाउंड था तो यह संभव था कि कुछ हो रहा था। जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी तो किसी ने पूछा कि क्या नाइट हाउंड अच्छा है। ये सुनकर वह अपनी समाधि से बाहर आई और आश्चर्यचकित नज़र से सोचने लगी कि क्या हो रहा है। एक खुशनुमा मुस्कान के साथ सभी ने डॉलर्स देखना शुरू कर दिया। नाइट हाउंड बर्बर शैली का एक नामकरण था, इसलिए हिंसा स्पष्ट रूप से सामने आए।
ये कुछ उदास था जो डर पैदा करता था। सिंक्लेयर ने अपना हाथ उठाया और एक मुस्कान के साथ खलनायक का नाम नाइट हाउंड रखने का फैसला किया। डॉलर्स शर्माने लगी। जल्दी से उसने अपना मुंह ढक लिया। वास्तविकता ये थी कि उसने नाइट हाउंड का नाम बुदबुदाया था। अन्ना ने इस शीर्षक के बारे में उसकी राय पूछी। खलनायक जिसने शाही राजधानी में डर पैदा किया, नाइट हाउंड। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि रुकियन लेखों में केवल तथ्य होने चाहिए। अभी भी कोई जानकारी नहीं थी कि वह अपराधी था। ट्यूडर, जो विक्कीर के बगल में बैठा था, उसकी ओर मुड़ा और एक शांत नज़र से पूछा कि वह इस बारे में क्या सोचता है। विक्कीर, जिसके दोनों हाथ मेज पर टिके हुए थे, ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। ट्यूडर जानना चाहता था कि क्या विक्कीर का मानना था कि नाइट हाउंड एक खलनायक था या नहीं। वह ट्यूडर की ओर देखने लगा और उसने बताया कि उसे कुछ पता नहीं था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि संत के मुंह से नाइट हाउंड शब्द निकलेंगे। ट्यूडर उसके पास गया, उसकी गर्दन पर हाथ रखा, दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा, आंखें बंद की और हंसने लगा। वह विक्कीर की राय जानना चाहता था। पहले तो उसे कुछ झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन फिर वह जमीन की ओर देखने लगा और चुपचाप सोचने लगा। उसने अपना मुंह खोला और बताया कि सच तो ये है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह खलनायक ही होगा। ट्यूडर की भी यही राय थी, लेकिन उसी समय किसी ने मेज पर जोर से मारा जिससे ट्यूडर और विक्कीर सदमे में आ गए। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉलर्स था। वह विक्कीर को घूरने लगी और पूछा कि क्या नाइट हाउंड वाकई एक अच्छा इंसान नहीं है। गुस्से से भरी निगाहों से उसने उनसे पूछा कि उन्हें इस बात का इतना यकीन कैसे हो गया। ट्यूडर ने विक्कीर के कंधे से अपना हाथ हटाया और पसीना बहाना शुरू कर दिया। डॉलर्स की बातें सुनकर विक्कीर कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।